नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, हम लोग चौथा लेसन स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, बता दें कि 3 लेसन तक की जो वीडियो है वो आपको पहले ही दी जा चुकी है। और बता दें कि आज से हमारा केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बलगतिकी चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात होगी आपके हिसाब से। देखिए, बोर्ड का एग्जाम भी आ रहा है पास और आपका सिलेबस भी खत्म करना है, तो धीरे धीरे एक एक करके चैप्टर हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं रासायनिक बलगतिकी की। अब आप जान रहे होंगे कि रासायनिक बलगतिकी, इसमें गतिकी लगा हुआ है। गतिकी मतलब स्पीड की बात हो रही है, और स्पीड का मतलब है कि आपको केमिकल से जोड़ना है स्पीड को। मतलब केमिकल रिएक्शंस, और काइनेटिक्स मतलब स्पीड, गतिकी मतलब स्पीड, और वो गतिकी या स्पीड किस पर लगाना है? केमिकल रिएक्शंस पर, मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं पर। तो कुल मिलाकर के यह भौतिक रसायन विज्ञान की एक ब्रांच बन जाती है। यानी भौतिक रसायन विज्ञान की वह ब्रांच जिसमें हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड की बात करते हैं। स्पीड मतलब किस स्पीड से कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। दोस्तों, अगर इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे तो इसको हम लोग रेट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रेट मतलब होता है दर। किसकी दर? अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया मतलब कौन सी अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया। दोस्तों, सबसे ही बड़ी बात क्या है इसमें? अभिक्रिया की दर क्या होती है? इस चैप्टर में अभिक्रिया की दर क्या होती है, यह एक बहुत बड़ी टॉपिक है। मतलब बहुत बड़ी टॉपिक क्यों है? क्योंकि यहीं से घुमा फिरा के क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, अगर आपसे सबसे पहले पूछा जाए कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, ठीक है, तो सबसे पहले आप बोल सकते हैं कि यह भौतिक रसायन विज्ञान यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है, जिसमें या जिसके अंतर्गत हम लोग किसी भी रासायनिक अभिक्रिया या किसी भी केमिकल रिएक्शन के में अभिक्रिया की दर का पता लगाते हैं। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर का पता लगाते हैं, और उस अभिक्रिया की दर को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, उन सभी का अध्ययन हम कहाँ करते हैं? रासायनिक बलगतिकी यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री में करते हैं। ठीक है, यानी कि भौतिक रसायन विज्ञान में करते हैं। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। क्या किसका अध्ययन करेंगे आप? अभिक्रिया की दर को पढ़ेंगे, और उसको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन आप कहाँ करते हैं? रासायनिक बलगतिकी यानी कि केमिकल काइनेटिक्स में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि ये अभिक्रिया की दर क्या होती है। सबसे पहले अभिक्रिया की दर को R से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? R से दिखाते हैं। लेकिन अब देखिए, यह अभिक्रिया की दर अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग तरीके से होती है। जैसे मान लीजिए, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हमारी पूरी केमिस्ट्री में, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं धीरे धीरे होती हैं, और कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत तेजी से होती हैं। तो जाहिर सी बात है कि अभिक्रिया की दर धीमी अभिक्रिया के लिए धीमी होगी, कम होगी, और जो फास्ट रिएक्शन है उनमें अभिक्रिया की दर अधिक होगी। आइए थोड़ा सा देखते हैं कि कौन कौन सी रिएक्शन फास्ट रिएक्शन होती है। जैसे देखिए, फास्ट रिएक्शन, तो फास्ट रिएक्शन को हम लोग और मॉडिफाई करेंगे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, तो कहते हैं आयनिक रिएक्शंस। क्या कहते हैं? आयनिक रिएक्शंस। देखिए, स्लो और फास्ट तो कॉमन वर्ड है, लेकिन आयनिक अभिक्रियाएं या आयनिक रिएक्शंस यह केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी के शब्द हैं, और यही इस लेसन में आपको पढ़ना है। आयनिक रिएक्शंस क्या होते हैं? जैसे देखिए, अगर हम कहें कि यह क्या है? HCl, तो आप कक्षा 10 में पढ़े हैं कि यह अम्ल होता है। क्यों अम्ल होता है? क्योंकि ये पानी में जाने के बाद H+ आयन देता है। ठीक है, ये HCl हो गया, एसिड हो गया। और इसकी रिएक्शन अगर हम करा दें NaOH यानी कि बेस से मतलब कि क्षार से, तो जब यह अम्ल इस क्षार से अभिक्रिया करेगा तो यह रिएक्शन बहुत ही तेजी से होगी, फास्ट रिएक्शन होगी। क्यों होगी? क्योंकि जैसे ही HCl NaOH के साथ जाएगा, तुरंत इसमें का जो H है वो H+ में बदल जाएगा, और इसमें का जो Cl है वो Cl- में बदल जाएगा, और इसमें का जो Na है Na+ में बदल जाएगा, और ये जो OH है OH- में बदल जाएगा। तुरंत जैसे ही ये प्लस माइनस में आयनित होगा, और ये भी प्लस माइनस में धनावेश ऋणावेश में आयनित होगा, वैसे ही इसका प्लस इसके माइनस वाले हिस्से के पास चला जाएगा, और इसका माइनस इसके प्लस वाले हिस्से के पास चला जाएगा, और तेजी से रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। तब हम उसमें बोलेंगे कि इस अभिक्रिया की दर या इस अभिक्रिया की स्पीड बहुत अधिक है। मतलब कि रिएक्शन बहुत ही तेजी से होगी। क्यों होगी? क्योंकि इस अभिक्रिया की दर बहुत ही
तेज है या फास्ट है। ठीक है, अब देखिए जब ये अभिक्रिया हो जाएगी तो बनेगा क्या, जब ये प्लस वाला माइनस के पास जाएगा तो HHO यानी कि कितना H2O हो जाएगा, कितना हाइड्रोजन हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन, H2 हो गया और ये वाला O यहाँ हो गया। ठीक है, अब देखिए ये Cl और ये Na है, तो आप सुने ही होंगे कि NaCl, जिसको हम क्या कहते हैं लवण, इसको क्या कहते हैं जल, इसको क्या कहेंगे एसिड मतलब अम्ल, इसको क्या कहेंगे बेस मतलब क्षार। ठीक है, अब देखिए अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है, ये आपसे हरदम कंपटीशन में पूछा जाता है। ये अम्ल है, क्यों है, क्योंकि इसमें 2 पहचान है, एक इसका पीएच मान देखेंगे तो 7 से कम होगा, और दूसरा है कि यह H+ देगा कब, जब पानी में जाएगा तब, यानी कि प्रोटॉन उत्पन्न करने की क्षमता यह रखता है, इसलिए क्या कहलाएगा अम्ल कहलाएगा। ये क्षार है, क्यों है, क्योंकि ये जो पानी में जाएगा तो OH- आयन देगा, और जब ये OH- यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन देगा पानी में, तब इसका क्या हो जाएगा, इसको क्या कहेंगे हम लोग क्षार कहेंगे। और इसका पीएच मान अगर देखा जाए तो क्षारों का पीएच मान हमेशा 7 से ज्यादा होता है, 7 नहीं होगा, 7 तो उदासीन विलयन का होता है, 7 से ज्यादा होगा इसका पीएच मान, और ये प्रबल क्षार की श्रेणी में आता है, यानी इसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, और इसको क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। अब आप सुनिए जरा सा, ये रिएक्शन स्लो है कि फास्ट है, तो ये रिएक्शन फास्ट है। अब आप कैसे जानेंगे कि ये रिएक्शन फास्ट है, देखिए इस रिएक्शन का एक दूसरा नाम है ना आयनिक रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन इसलिए फास्ट है क्योंकि इसमें ये जो अभिकारक हैं, अभिकारक किसे कहते हैं आप जानते हैं कि जो पदार्थ आपस में मिलकर अभिक्रिया करते हैं उन्हीं को अभिकारक या रिएक्टेंट कहते हैं। अब देखिए इसमें 2 अभिकारक हैं, और इस अभिकारक को आपको आगे चलकर बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि इन अभिकारकों के जो अणुओं की संख्या होती है उसको हम लोग आणविकता कहते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट इसलिए होगी क्योंकि ये ऐसा अभिकारक है जो आयनों में बंट सकता है। यह ऐसा रिएक्शन अभिकारक है, रिएक्टेंट है, जो आयनों में बंट सकता है, आयनित हो सकता है। यह भी ऐसा अभिकारक या रिएक्टेंट है जो आयनों में बंट सकता है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनके अभिकारक आयनित होते हैं वह रिएक्शन बहुत ही तीव्र गति से होती है, इसलिए इन अभिक्रियाओं को तीव्र अभिक्रिया कहते हैं, इंग्लिश में फास्ट रिएक्शन या आयनिक रिएक्शन कहते हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए अगर क्या यही रिएक्शन है, यही एक रिएक्शन है जो बहुत फास्ट होती है, नहीं ऐसा नहीं है, आगे भी हैं बहुत रिएक्शंस हैं। जैसे देखिए अगर इस रिएक्शन की बात करें, यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, CH3COO C2H5, इसको हम लोग एस्टर कहते हैं, कॉमन समझिए, इसको हम लोग एस्टर कहते हैं, एस्टर। और जितने भी परफ्यूम या सुगंधित पदार्थ बनते हैं ना, इस तरह के ही केमिकल से बनते हैं, इससे भी बनते हैं, यह एस्टर कहलाता है, या इसको हम लोग कहते हैं, देखिए CH3COO कहीं भी रहता है ना उसको एसीटेट कहते हैं, और इसको एथिल कहते हैं, तो ये हो गया एथिल एसीटेट कह सकते हैं, या इसको कह सकते हैं एथिल मेथिल एस्टर भी कह सकते हैं, ये इसके कॉमन नाम है। ठीक है, अब देखिए जब इस एस्टर को पानी में डाल देते हैं, पानी में H2O, और H2O को थोड़ा सा अच्छे से लिखा जाए तो आपको इस तरह आप लिख सकते हैं HOH। इस तरह लिखने से क्या फायदा होगा, फायदा ये हो जाएगा कि यह H+ आवेश हो जाएगा इस पर, और ये जो OH दिख रहा है इस पर माइनस आवेश आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर CH3COO को याद कर लीजिए हमेशा कि ये जहाँ भी रहता है इसके ऊपर माइनस आता है, और C2H5 के ऊपर प्लस आता है। अब देखिए यह भी ऐसी अभिक्रिया है जिनके अभिकारक धनावेश ऋणावेश में आवेशित हो सकते हैं, या धन आयन और ऋण आयन में आयनित हो सकते हैं। तो ये देखिए ये माइनस इस प्लस के पास चला जाएगा, और ये वाला प्लस इस माइनस के पास आ जाएगा, क्या बन जाएगा भाई, देखिए CH3COOH बन जाएगा, CH3COOH बन जाएगा, और ये C2H5OH बन जाएगा, C2H5OH, जिसको आप एथिल एल्कोहल कहते हैं, और इसको आप लोग विनेगर यानी कि एसिटिक एसिड कहते हैं। ऐसी रिएक्शन हमेशा फास्ट होते हैं, क्यों होती हैं, क्योंकि इनमें ऐसे अभिकारक हैं जिनके अभिकारक धन आयन और ऋण आयन में आयनित हो जाते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं कि वे सभी अभिक्रियाएं जिनके अभिकारक धनावेश ऋणावेश में आवेशित होते हैं या धनायनों ऋणायनों में आयनित हो सकते हैं, ऐसी रिएक्शन हमेशा फास्ट रिएक्शंस या आयनिक रिएक्शंस कहलाती हैं, और ऐसी रिएक्शन की जो अभिक्रिया की दर होती है वो अधिक होती है। ठीक है, चलिए अब दूसरी रिएक्शन देखिए, ये पहला हो गया, ये दूसरा रिएक्शन क्या है, दूसरा हमारा है मॉलिक्यूलर या आणविक अभिक्रिया या अभिक्रियाएं। ठीक है, देखिए ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमको अभिक्रिया की दर पढ़ना है, कहीं कहीं अभिक्रिया की दर तेज होगी, कहीं कहीं अभिक्रिया की दर कम होगी, तो
तो ये हम लोग तेज के लिए पढ़ लिए, आयनिक अभिक्रिया के लिए पढ़ लिए, और ये हम लोग धीमी गति से होने वाली अभिक्रियाओं के लिए पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं जो बहुत ही धीमी धीमी होती हैं, धीरे धीरे होती हैं, बहुत ही धीमी गति से होती हैं। यानी कि ऐसी अभिक्रियाओं में जो अभिक्रिया की दर होती है ना, बहुत कम होती है। ठीक है, आइए देखते हैं फटाफट। जैसे मान लीजिए चीनी ले लीजिए, चीनी का फार्मूला देखिए, जिसको नहीं याद है वो याद कर ले। और इसी चीनी को कहते हैं सुक्रोज। सुक्रोज यानी कि सुक्रोज या इच्छु शर्करा भी कहते हैं, इच्छु शर्करा कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर माल्टोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज नहीं, माल्टोज, लैक्टोज, ठीक है, सुक्रोज का अगर आपसे फार्मूला पूछा जाए तो आप यही बताएंगे। ठीक है, इसको जो है चीनी कहते हैं, आप याद रखिए। ठीक, इस चीनी को अगर पानी में डाल दिया जाए, पानी मतलब H2O, चीनी पानी, अगर पानी में डाल दिया जाए तो ग्लूकोज के 2 अणु बनते हैं। यानी ये ग्लूकोज, एक ग्लूकोज हो गया, ये ग्लूकोज हो गया। ये इस रिएक्शन को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये रिएक्शन आगे बहुत मिलेगी। ठीक है, ये ग्लूकोज हो गया और यही फार्मूला रहेगा, यही फार्मूला रहेगा, लेकिन इसको फ्रक्टोज कहेंगे भाई। देखिए सभी चीनियों में ना, सभी शर्कराओं में फ्रक्टोज सबसे अधिक मीठा होता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर ये नहीं दिख रहा है तो ये भी वही है, C6H12O6, और फिर इसी तरह का यहाँ भी लिखा गया है C6H12O6। इसको कहेंगे ग्लूकोज, इसको कहेंगे फ्रक्टोज। देखिए दोनों का फार्मूला सेम है, लेकिन एक को ग्लूकोज, एक को फ्रक्टोज कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं वो पढ़ेंगे हम लोग। जैव अणु जो आगे मिलेगा आपको ना, जैव अणु जो आपको सेकंड पेपर में मिलेगा, बायोमॉलिक्यूल्स, उसमें बताएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे भी सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए, ये ग्लूकोज इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें एल्डिहाइड नामक क्रियात्मक समूह होता है। और इसको फ्रक्टोज इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें कीटोन या कीटो नाम का क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है, इसके लिए फ्रक्टोज ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, अब सुनिए कि ये रिएक्शन धीमी गति से क्यों होती है, या इसको आणविक अभिक्रिया क्यों कहते हैं, मॉलिक्यूलर रिएक्शन क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि इस अभिक्रिया में ऐसे ऐसे अभिकारक हैं जो धनायनों और ऋणायनों में आयनित नहीं होते हैं। मतलब आप परिभाषा बोल सकते हैं कि वे सभी अभिक्रियाएं आणविक अभिक्रियाएं होती हैं जिनके अभिकारक आणविक अवस्था में होते हैं, यानी कि आयनित अवस्था में नहीं होते हैं, केवल आणविक अवस्था में होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, आशा करते हैं। देखिए अगर कार्बन को अगर ऑक्सीजन से क्रिया करना है और CO2 बनाना है तो ये भी रिएक्शन बहुत ही धीरे धीरे होती है, यानी कि इसको आप मॉलिक्यूलर रिएक्शन कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन इस अभिक्रिया में आणविक अवस्था में होते हैं। ठीक, अगर देखिए आपको पानी बनाना है, 2H2 प्लस O2 से रिएक्शन करा देंगे हाइड्रोजन की, तो ये बन जाएगा 2H2O, यानी ये पानी बन गया। पानी का बनना भी जो रिएक्शन होती है वो बहुत ही धीमी गति से होती है, यानी ऐसी रिएक्शंस हैं जो स्लो रिएक्शंस की या मॉलिक्यूलर रिएक्शंस की कैटेगरी में आती हैं, और इन अभिक्रियाओं की अभिक्रिया की दर बहुत ही कम होती है। ठीक, अब देखिए अभिक्रिया की दर होती क्या है। बहुत अभिक्रिया की दर सुन ले आप कि कहीं फास्ट है कहीं कम है, अब होती क्या है उसको जरा सुनिए। ये है अभिक्रिया की दर। इस अभिक्रिया की दर को हम लोग dx/dt से दिखाते हैं, मतलब चलेंगे हम लोग इसी dx और dt की तरफ। लेकिन वो dx और dt क्या होते हैं इसको आपको ध्यान से देखना होगा। मान लीजिए ये कोई रिएक्शन है जिसमें A है, A फॉर अभिकारक और P फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद है। ठीक है, एक बार सुन लीजिए, हाँ एक बार सुन लीजिए, उसके बाद आपको नहीं बताया जाएगा ये चीज़, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। ठीक है, और बेसिक तरीके से सीख लीजिए। प्रोडक्ट हो गया और ये रिएक्टेंट हो गया या अभिकारक हो गया, रिएक्टेंट या अभिकारक। ठीक है, चलिए अब देखिए होता क्या है। जैसे मान लीजिए आप पानी है गरम कर दिए, तो भाप तो बनेगा। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए कि कोई पदार्थ आप ले लिए हैं। ठीक है, कोई पदार्थ आप ले लिए, जैसे मान लीजिए अंडा ही है, उसको उबाल रहे हैं। ठीक है, तो अंडा अभी है, अंडा अभी उबला नहीं है। कब? देखिए जैसे t बराबर 0 सेकेंड, देखिए इस चीज़ को थोड़ी इधर लिखते हैं। ठीक है, अगर t बराबर 0 सेकेंड हो, ठीक है, तो मान लीजिए ये अंडा है और अभी एक भी मिनट बीता नहीं, एक भी सेकंड बीता नहीं, तो क्या ये उबल जाएगा? नहीं उबलेगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को ऐसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि t बराबर 0 सेकेंड है और ये हमारे पास अभिकारक है। इस अभिकारक की हम लोग 25 ग्राम मात्रा ले लिए हैं, 25 ग्राम।
अब देखिए ग्राम राम में बाहर चलता है, दुकान पे जाएंगे सामान लेने तो कहेंगे 25 ग्राम धनिया दे दो, 25 ग्राम कुछ और दे दो, 25 ग्राम पनीर दे दो, हाँ कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में जब कोई अभिकारक और उत्पाद की बात होती है ना, तो वहां पे मोल में लिखते हैं, मोल, ठीक है, मोल। चलिए ठीक है, पदार्थ की मात्रा को किस में नापते हैं, मोल में नापते हैं। ये आपको कक्षा 9 की फिजिक्स में ही मूल राशि मूल मात्रक में ही पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। समझिए t बराबर 0 सेकंड हुआ और इस अभिकारक की हमारे पास कितनी मात्रा है, 25 मोल है, और अभी एक भी सेकंड बीता नहीं, तो क्या उत्पाद एक भी मोल बनेगा, नहीं बनेगा। तो उत्पाद कितना बनेगा, 0 मोल। मतलब अभी अंडा लिए हम, उबाले ही नहीं, अभी एक भी सेकंड बीता नहीं, तो वैसे को वैसे ही रहेगा ना। लेकिन अगर 10 मिनट गर्मा दें तो ये उबल जाएगा। मतलब क्या होगा कि अगर हम t सेकंड बाद अगर देखें, मतलब t बराबर t सेकंड बीत गया, 10 सेकंड 20 सेकंड 25 सेकंड कुछ भी बीत गया, अब उसके बाद क्या होगा, 25 मोल में से कुछ भाग कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे 25 में से अगर 5 भाग कम हो गया, 5 भाग कम हो गया, तो 5 भाग किस में बदलेगा, प्रोडक्ट में बदलेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 मोल, भाग नहीं मोल में, ठीक है। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बड़े आराम से। उसी तरह से होता क्या है कि जब कोई रासायनिक क्रिया होने लगती है, तब उसमें हम लोग यहाँ पे जो भी मोल लेते हैं, मतलब पदार्थ की मात्रा को जो भी मोल ले लिए, मान लीजिए ए मोल ले लीजिए, बी मोल ले लीजिए, ए मोल ले लीजिए, बी मोल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ए मोल ले लीजिए, बी मोल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। और यहाँ पे जो वियोजन की मात्रा है ना, ये जो 5 थी वो वियोजन की मात्रा थी, मतलब कुल मात्रा हमारी कितनी थी, 25 मोल। 25 मोल में से 5 मोल जो टूट गई, विघटित हो गई, उसको कहते हैं वियोजन की मात्रा, ठीक है। तो ये ए मोल हो गया। मान लीजिए हम कितना लिए थे, इसको ए मोल लिए, ए मतलब कोई भी राशि हो सकती है। ए मोल में से यहाँ पे कब, ए मोल कब था, जब t बराबर 0 सेकंड था, तब ये कितना था, ए मोल था। कितना मोल प्रोडक्ट बना, 0 मोल। t सेकंड जब बीत गया, t बराबर जब t सेकंड बीत गया, तब इसमें मतलब कि अभिक्रिया हुई होगी, कब तक हुई होगी, t सेकंड तक हुई होगी, 10 सेकंड 5 सेकंड तक हुई होगी। वो यहाँ पे रखेंगे आप, 10 सेकंड 5 सेकंड जो भी है, वो प्रश्नों में दिया रहेगा, ठीक है, ध्यान समझिए। जब 30 सेकंड बीत गया तो ए में से वियोजन की मात्रा यहाँ पे अल्फा दिखाई है, अल्फा से दिखाते हैं। मतलब यहाँ पे 10-5 मोल रखेंगे कब, जब न्यूमेरिकल आपको मिलेगा तब। अभी क्या रखेंगे, अल्फा। तो यहाँ पर कितना मोल बनेगा, अल्फा, ठीक है। यहाँ पे 5 क्यों लिखा था, पहले जब यहाँ पे 25 मोल था तो 25 मोल में से t सेकंड के बाद 5 मोल घटा था, जो 5 मोल घटा वही प्रोडक्ट में बदला। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा t सेकंड बाद एक ही सांद्रता कितनी हो गई, सांद्रता मतलब एक ही बची हुई मात्रा, अभिकारक की बची हुई मात्रा a माइनस अल्फा हुई। अल्फा जितना यहाँ से कम होगा उतना ही प्रोडक्ट में बदलेगा। अगर सांद्रता की बात करें, सांद्रता कब, t सेकंड बाद सांद्रता, किसकी सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता। तो सांद्रता आप जानते हैं मोल प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं, तो ये आपका मोल है, मोल है a माइनस, अरे यार गड़बड़ा जा रहा है यार, a माइनस अल्फा ये बटे v आयतन हो गया। अब इस सांद्रता है तो सांद्रता को ब्रैकेट से दिखाते हैं, आप जानते हैं। ये हो गई सांद्रता मोल प्रति लीटर में, किसमें हो गई, मोल प्रति लीटर में हो गई, ठीक है। ये देखिए ये उत्पाद थोड़ा सा और दूर लिखना चाहिए था मुझे, ठीक है। इसकी सांद्रता कितनी हो जाएगी, अल्फा बटे वी, अल्फा बटे वी, ये भी हो गया मोल प्रति लीटर, क्योंकि सांद्रता को जनरली किसमें व्यक्त करते हैं, मोलरता यानी मोल प्रति लीटर में। हालांकि वो अलग बात है कि नॉर्मलता में भी व्यक्त करते हैं, फॉर्मलता में व्यक्त करते हैं, मोललता में व्यक्त करते हैं, लेकिन यहाँ पे किस में लिया जाएगा, मोल प्रति लीटर में। क्वेश्चन के हिसाब से आप बदल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, आप क्या पढ़ रहे हैं, अभिक्रिया की दर पढ़ रहे हैं। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले इसकी सांद्रता कितनी थी, a थी, इसकी सांद्रता कितनी थी, 0 थी। बाद में इसकी सांद्रता कितनी हुई, इतनी हो गई, इसकी सांद्रता कितनी हुई, इतनी हुई। मतलब इस उत्पाद की सांद्रता पहले कितनी थी, 0 थी, पहले कितनी थी, 0 थी, अब कितनी हो गई, इतनी हो गई। यहाँ पर इतनी हुई है, अलग अलग क्वेश्चन मिलेगा तो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग हो जाएगी। मतलब इसकी सांद्रता बदली है कि नहीं बदली है, बदली है, ठीक है, बदली है, सीधी सी बात है। तो इसकी सांद्रता पहले कितनी थी और अब कितनी हो गई, ठीक है। इसी को बदलने में, मतलब इसकी सांद्रता पहले कितनी थी अब कितनी हो गई और इसमें कितना समय लगा, इसी को कहते हैं अभिक्रिया की दर। देखिए अभिक्रिया की दर को R से दिखाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन है R से दिखाएंगे, बराबर क्या होता है, उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन
परिवर्तन अपान उसमें लगा समय। उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन और परिवर्तन होने में लगा समय। अब जो लगा समय क्या है भाई, देखिए अब दोनों को किससे दिखाते हैं उसमें चलना पड़ेगा। देखिए उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन, पहले सांद्रता कितनी थी, x1 थी, मान लेते हैं x थी 1 थी, पहले x थी, ठीक है, x1 थी, x नहीं x1 थी, बाद में कितनी हो गई, x2 हो गई, बटे लगा समय कितना, डेल्टा टी समय लगा, मान लेते हैं डेल्टा टी क्या है, समय अंतराल है। जिसे अगर कह दिया जाए पहले 0 सेकंड था, बाद में 25 सेकंड हो गया, तो 25 सेकंड और 0 सेकंड का अंतर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा समय अंतराल या लगा हुआ समय, कितना समय लगा, ठीक है। तो इसको दिखा देते हैं डेल्टा टी से। अब ये देखिए यहाँ पे x1 और x2 का डिफरेंस जो आएगा, डिफरेंस यानी पहले हम उसको डेल्टा से दिखाते थे, डेल्टा x हो जाएगा अपन ये डेल्टा टी हो जाएगा। इसको और मॉडिफाई किया गया, मतलब इस तरह का जो डेल्टा होता है इसकी वैल्यू थोड़ा ज़्यादा होती है, और इस तरह के डेल्टा को एक नए मॉडिफिकेशन में लिया गया है, मॉडिफिकेशन करके उसको एक नए चीज़ में बदला गया है, उसको कहते हैं डी एक्स। देखिए यहाँ पे डी टी नहीं, डी एक्स अपान डी टी, यही आपका क्या हो गया, अभिक्रिया की दर आर हो गई। आर क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया की दर। डी एक्स क्या है, उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन, ठीक है। डी टी क्या है, सूक्ष्म समयांतराल यानी कि जो बहुत थोड़ा सा समय लगा होगा वही है, यानी कि समयांतराल है। तो आप समझ गए होंगे, ऐसी आशा करते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई इसमें dx क्या है, बोलेंगे सांद्रता में परिवर्तन है, किसकी सांद्रता में, उत्पाद की। t क्या है, t फॉर टाइम मतलब समय है, जो समय लगा है सांद्रता को बदलने में वो समय हो गई, ठीक। r क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया की दर है। अब आपसे कोई भी पूछ लेगा, माई का लाल क्या पूछेगा भाई, अभिक्रिया की दर का मात्रक बताओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, अभिक्रिया की दर का मात्रक बताओ। आ जाइए जरा लाइन पर आ जाइए। तो देखिए आर का मात्रक क्या होता है भाई, आर का मात्रक बराबर dx का मात्रक, dx का मात्रक, dx क्या है भाई, सांद्रता है, और dt का मात्रक, अब जरा सा आप समझिए कि ये dx मतलब सांद्रता को किस में व्यक्त करते हैं, मोल प्रति लीटर में, ठीक है, मोल प्रति लीटर। और dt का मात्रक नीचे ही रखना है। dt का मात्रक क्या हो जाता है, समय का मात्रक सेकंड। अब दोनों को ऊपर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा भाई, मोल लीटर यूनिवर्स, और ये सेकंड भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेकंड यूनिवर्स, ये आ गया। इसी को लिख सकते हैं क्या, मोल लीटर यूनिवर्स सेकंड यूनिवर्स, ये आपका मात्रक हो जाएगा, ठीक है, यही है। अब दूसरी बात लोग कहते हैं कि बता दो ये जो आर है ये तो अभिक्रिया का मात्रक है, अभिक्रिया की दर है, ठीक। अभिक्रिया की दर क्या है, आर है। अब इस आर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी कि यह अभिक्रिया की दर है, अभिक्रिया की दर जो तेज या कम हो सकती है, इस आर पर किसका किसका प्रभाव पड़ सकता है, यानी कि जो अभिक्रिया की दर है वो किसके किसके प्रभाव से घट या बढ़ सकती है। तो देखिए वो चीज क्या क्या है। सबसे पहली बात है, देखिए अभिकारक की प्रकृति, सबसे पहले नेचर ऑफ रिएक्टेंट, जो अभिक्रिया है ना उसमें जो अभिकारक रहते हैं वो अभिकारक किस तरह के हैं, ठीक है। देखिए किस तरह के हो सकते हैं यार, फिजिकल स्टेट के आधार पर हम कह सकते हैं कि गैसीय हो सकता है या लिक्विड हो सकता है या सॉलिड हो सकता है। तो जो ज़्यादा सबसे पहली बात तो आयनों में, जिनके अभिकारक आयनों में बदल सकते हैं ना वो अभिक्रियाएं बहुत तेज होती हैं, लेकिन अगर वो आयन नहीं है तो गैसों के अभिक्रिया की दर बहुत तेज होगी, यानी जिस अभिक्रिया में अभिकारक गैसीय रहेंगे उनकी अभिक्रिया बहुत तेजी से होगी, ठीक है। और उसके बाद लिक्विड की और फिर उसके बाद सॉलिड की, मतलब कि जिस अभिक्रिया में गैसीय अभिकारक रहेंगे उनकी अभिक्रिया तेज होगी, ठीक है। और जिसमें सॉलिड वाले रहेंगे अभिकारक, मतलब कि जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक सॉलिड या ठोस प्रकृति के होंगे उनकी अभिक्रिया कम होगी, ठीक है, याद रखिएगा। और भी केसेस हैं इसमें, लेकिन आपको इतना बहुत है जानना है, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात, जो दूसरी केस है ना वो टेम्परेचर का पड़ जाता है, यानी कि तापमान का पड़ जाता है। अक्सर अगर आप गर्म कर दें, टेम्परेचर मतलब तापमान होता है, अगर आप गर्म कर दें अभिकारकों को, ठीक है, या अभिकारकों को मिला के आपस में दोनों को मिक्स करके गर्म कर दें, उच्च ताप दे दें, तब भी वो अभिक्रिया बहुत ही तेजी से होने लगती है, यानी कि तापमान का भी प्रभाव पड़ता है अभिक्रिया की दर पर। तीसरी चीज है सांद्रता,
किसकी सांद्रता? अभिकारकों की सांद्रता। अगर अभिकारकों की सांद्रता ज़्यादा होती है तो एक लिमिट तक बढ़ जाती है, क्या अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, ठीक है। फिर एक निश्चित समय के बाद बहुत ज़्यादा सांद्रता हो जाएगी, तब भी अभिक्रिया की दर घटने लगती है, ठीक है। तो ये अलग अलग केसेस हैं जिनका प्रभाव किस पर पड़ता है? अभिक्रिया की दर पर। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में क्या चलेगा हमारा? वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक, देखिए अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वेग स्थिरांक क्या होता है, जिसको के से दिखाते हैं। विशिष्ट वेग स्थिरांक क्या होता है उसको भी पढ़ेंगे। वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है और विशिष्ट वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, इसको अगले वीडियो में समझेंगे, ठीक है। आशा करते हैं आपको पूरा मैटर बहुत अच्छा लगा होगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आपके सामने चौथा लेसन भी कक्षा 12 की केमिस्ट्री का स्टार्ट हो चुका है, वो भी फर्स्ट पेपर का, ठीक है। तो आज के पहले वाले भी जो लेसन है ना, उनकी वीडियो एक एक करके दी गई है। प्लेलिस्ट को एक बार चेक करिएगा, ठीक है, सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों एक हाथ जोड़कर निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने का कोशिश करिए, ठीक है। कृपा करिए, कष्ट करिए, ठीक है, सब कुछ कर दीजिए। और अगर चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं फिर इसी तरह के कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, बेस्ट रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।